दोस्तों ये कहानी प्रिया की है जो कि पटना की रहने वाली है और प्रिया पटना में ही रहकर अपने एलएलबी फाइनल ईयर की तैयारी कर रही थी। दोस्तों प्रिया बहुत ही गरीब घर की थी और उसके पापा जो थे वो ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। दोस्तों प्रिया अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। प्रिया के पापा को लगता था कि उनकी लड़की अब बड़ी हो गई है तो अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, जिस वजह से प्रिया के पापा प्रिया के लिए एक लड़का देखने लग जाते हैं। कुछ ही समय के बाद प्रिया के लिए उसके पास के एक रिश्तेदार एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताते हैं जो कि एक सरकारी टीचर है। दोस्तों उस लड़के का नाम कमल होता है। कुछ समय के बाद प्रिया के पापा कमल के परिवार वालों से मिलते हैं। फिर प्रिया की शादी कमल के साथ दोस्तों फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों दोनों की शादी में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि जो लड़का था वो दहेज में 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहा था और गाड़ी भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एसयूवी जिसकी कीमत लगभग 30 से 35 लाख होती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिया के पापा जो थे वो बहुत गरीब हैं और वो इतनी महंगी गाड़ी या फिर इतना ज्यादा दहेज बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन फिर भी जब सभी रिश्तेदारों के लोग आपस में बैठकर मिलजुल कर बातचीत करते हैं तो दोस्तों दोनों परिवार के बीच बातचीत बन जाती है और प्रिया के पापा कमल के घर वालों से और कमल से कहते हैं कि बेटा हमको जितना भी बनेगा मैं तुमको उतना दहेज दे दूंगा, लेकिन बात अगर गाड़ी की है तो मैं गाड़ी तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। हाँ कम से कम उतनी महंगी गाड़ी तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। हाँ जो मुझसे अच्छा लगेगा, मुझे जो समझ आएगी वो गाड़ी तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो कमल है ना वो बहुत जिद पकड़ के बैठा हुआ था। उसको तो बस वही एसयूवी जिसकी कीमत 30 से 35 लाख है चाहिए थी, क्योंकि वो मानता था कि मैं एक सरकारी टीचर हूं और ये मेरा हक बनता है। लेकिन दोस्तों कमल जो था वो प्रिया को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि दोस्तों प्रिया देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। वो एलएलबी की तैयारी कर रही थी तो कुछ समय के बाद वो एक जज भी बन जाते, और अगर जज भी न बनती तो कम से कम वकील तो बनना उसका पक्का ही था। जिस वजह से कमल के परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की पढ़ने में ज्यादा अच्छी है तो मैनेज करके कैसे भी शादी को कर लिया जाए। उसके बाद दोस्तों कमल के पापा मम्मी प्रिया के पापा से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा आप दहेज में दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रिया और कमल की शादी फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों जो प्रिया के पापा थे वो इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि वो एक ऑटो रिक्शा चलाते थे और उनके पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो दहेज का इतना सारा सामान खरीद सके। ऊपर से लड़की की डिमांड 30 से 35 लाख वाली एसयूवी गाड़ी की थी। तो दोस्तों प्रिया के पापा के पास उनकी एक पुश्तैनी जमीन थी, जिस जमीन से वो लोग अनाज वगैरह उगाया करते थे और उसी से जो भी अनाज पैदा होता था वही वो लोग खाते थे और अपना जीविका चलाते थे। दोस्तों अब प्रिया के पापा के पास और कोई चारा नहीं बचा था, उनको यही समझ आ रहा था। तो दोस्तों प्रिया के पापा उस जमीन को गिरवी रख देते हैं और उसके पास से जो भी उन्हें पैसा मिलता है उस पैसे से कमल के लिए बढ़िया बढ़िया दहेज का सामान खरीद लेते हैं। फिर दोस्तों वो 10 लाख की एक बढ़िया सी 4 व्हीलर कार भी खरीद लेते हैं और साथ ही एक अच्छा सा बैंकेट हॉल भी बुक कर देते हैं। बस यही सोचकर कि हमारी लड़की अगर वहां जाएगी तो हमारी लड़की की वहां पर बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा, वो लोग बहुत खुश होंगे। बस यही सोच के प्रिया के पापा अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी जमीन को गिरवी रखने का फैसला कर लेते हैं। दोस्तों प्रिया अपने पापा से कहती भी है कि पापा इसकी क्या जरूरत है, इतना सब दहेज देने के बजाय आप मुझे ऐसे लड़के से शादी मत करो जिसके कारण हमारा पूरा परिवार बिखर जाए, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हमारा घर बर्बाद हो जाए। ना तो हमारे पास जमीन रहेगी और ना ही हमारे खाने का जो आखिरी जरिया है वो भी छिन जाएगा। ये शादी मुझे नहीं करनी। मैं किसी ऐसे लड़के से शादी कर लूंगी जिसको दहेज या ऐसी चीजों की डिमांड ना हो। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा उसकी बातों को नहीं मानते और जाहिर सी बात है कि कोई भी माता पिता यही सोचेगा कि उनकी लड़की की शादी जहां भी हो वो वहां हंसी खुशी अपना जीवन रहे। उसके बाद दोस्तों शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो जाती हैं और शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। कुछ दिन के बाद कमल जो है वो धूमधाम से बारात लेके प्रिया के घर आ जाता है। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जयमाला का समय आता है तब कमल प्रिया के पापा से कहता है कि हमारा दहेज का जितना भी सामान है आप लोगों ने जो लिया है वो सारा सामान आप लोग हमको एक बार दिखा दो। उसके बाद दोस्तों प्रिया के पापा
दहेज का जो भी सारा सामान था कमल के पापा मम्मी और बाकी जो भी बाराती लोग आए थे सबको दिखाने लगते हैं। दोस्तों, सभी लोग उस सामान को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कमल जो था जब गाड़ी देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप लोगों से मैं कितनी बार बोला कि मुझे एसयूवी चाहिए, मुझे कोई दूसरी गाड़ी नहीं चाहिए। आप लोगों ने इतनी सस्ती गाड़ी मुझे क्यों दी? जब तक मुझे वो गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अब दोस्तों, मामला वहां पे बिगड़ने लगता है। शादी का माहौल था और काफी ज्यादा लोग वहां पर जमा हुए हुए थे और सभी लोग अब परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं करें तो करें क्या। प्रिया के जो पापा थे वो कमल के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटा, मैं जितना भी कर सकता था उतना मैंने आपके लिए किया और बात सिर्फ गाड़ी की ही है ना। आप हमारी बेटी को भी तो देखिए, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और वो 1-2 सालों में जज भी बन जाएगी, और जज भी ना बनी तो आप जानते हैं वकील तो बन ही जाएगी। उसका भी तो थोड़ा ध्यान कीजिए, उसका भी तो मान सम्मान कीजिए। लेकिन दोस्तों, कमल फिर भी प्रिया के पापा की बातों को नहीं मानता। तब तक कुछ देर बाद सारे रिश्तेदार वहां पे जमा हो जाते हैं और कमल के मम्मी पापा को समझाते हैं। कमल के मम्मी पापा भी अब कमल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमल था कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, कमल के पापा मम्मी पापा सब कहते हैं कि बेटा जो मिल गया है वो रख ले, अब इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, अब आराम से शादी कर ले, लड़की देख सच में बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, कमल किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और अब तो वो बदतमीजी तक पे उतर आया और उसने प्रिया के पापा से ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि दोस्तों उनको थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन दोस्तों, प्रिया के पापा फिर भी कमल के पैरों में गिरकर उनसे हाथ पैर जोड़कर विनती करते रहे। कह रहे थे कि हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। बात अगर तुम्हारी गाड़ी की है, उसकी ही जिद है, तो मुझे कुछ समय दो, मैं कैसे भी पैसों का जुगाड़ करके तुम्हें वही वाली गाड़ी ला दूंगा। आप लोगों को जितना भी मिल रहा है आप लोग इस समय ये ले लो और मेरी लड़की से शादी कर लो। इस बीच कोई रिश्तेदार जाकर प्रिया को बता देता है कि कमल ने गाड़ी और दहेज के लिए तुम्हारे पापा से बदतमीजी की है और उनको मारा तक है। दोस्तों, प्रिया जब ये सुनती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। प्रिया एक रूम के अंदर सज धज कर संवर कर तैयार होकर बैठी हुई थी और जयमाला की बस वो प्रतीक्षा कर रही थी कि कब हो। वो बस वेट कर रही थी कि कब वो समय आएगा और वे जयमाला पर जाएगी, अपने पति की वरमाला डालेगी। लेकिन दोस्तों, जब उसको ये पता चलता है कि कमल उसके पापा को मार रहा है, तब प्रिया तुरंत दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाती है। वहां जब जाती है तो उसको पता चलता है कि जो कमल है वो सिर्फ एक गाड़ी के चक्कर में इतना हंगामा कर रहा है। दोस्तों, प्रिया ज्यादा कमल के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान से मैं शादी भी नहीं करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जीवन भर घर पे ही क्यों ना बैठना पड़े। दोस्तों, प्रिया अपने पापा से भी कहती है कि पापा, मैं तो आपसे पहले ही मना कर रही थी कि जो लड़का इतना ज्यादा दहेज के लिए मुझसे शादी कर रहा है तो पता नहीं वो लड़का मुझे खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, और शादी के बाद मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा। अगर सोचिए कि मैं इसके साथ शादी करके इसके साथ घर चली भी जाती हूँ तो वो हमेशा बार बार मुझे जलील करेगा, मुझे मारेगा पीटेगा और हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि मैं अकेले पूरी जिंदगी बिता दूं। फिर दोस्तों, ये सब सुनकर जितने भी बारात के लोग थे वे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी लोग हैरान भी थे और उन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो लोग करें तो आखिर करें क्या। लेकिन दोस्तों, जो कमल था वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और कह रहा था कि मुझे तो वही गाड़ी चाहिए, जब तक नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगा। और होता भी ऐसा ही है। दोनों पक्षों में काफी झगड़ा होता है। रात के करीब 1 बज जाते हैं और जब रात के 1 बजते हैं तो एक दूसरे की बातें कोई भी मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से जो कमल था वो अपनी बारात लेके वापस चला जाता है। अब दोस्तों, प्रिया के घर वाले बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी मुश्किलों से पैसों का इंतजाम किया था और जब शादी करने की बारी आई तो लड़का बारात को लेकर वापस चला गया। यही सब सोचकर प्रिया के घर वाले बहुत ज्यादा टेंशन में थे। लेकिन दोस्तों, प्रिया भी बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और उसको समझ में अब नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे, क्योंकि दोस्तों उनके पास जो जमीन थी वो भी पहले ही गिरवी रख दी थी, जिस जमीन से वो लोग खेती बाड़ी करते थे, और उस जमीन को गिरवी रख के जो पैसा मिला था उसका इन्होंने दहेज खरीद लिया, जो अब किसी काम का नहीं रहा, जिस वजह से उनका सारा सामान भी नुकसान हो गया। लेकिन दोस्तों, प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को हौसला दिया और फिर कुछ दिनों बाद वे पटना जाकर अपने एलएलबी की अधूरी पढ़ाई को जारी कर दिया।
तो प्रिया के गांव में ही एक लड़की की शादी थी। तो प्रिया के पापा ने सारा सामान बहुत ही कम पैसों में उसको दे दिया, जिस वजह से उनको कुछ पैसे तो मिल गए और वो सामान भी बिक गया। अब दोस्तों प्रिया पटना में रहकर खूब मन लगा के पढ़ाई कर रही थी, और जब उसकी एलएलबी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तब वो एक सिविल जज की तैयारी शुरू कर देती है। और पढ़ाई करने के साथ साथ दोस्तों प्रिया छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देने लगती है, जिससे उसका अब जेब खर्च भी निकलने लगा था, जिस वजह से उसके पिताजी पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा था। दोस्तों प्रिया पहली बार सिविल जज का एग्जाम देती है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाती और वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और वो फिर से तैयारी करती है और दूसरी बार एग्जाम देती है। लेकिन दोस्तों दूसरी बार भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती, वो बस कुछ ही नंबरों से रह जाती है। लेकिन दोस्तों उसने हौसला कभी नहीं छोड़ा और अपना हौसला बरकरार रखते हुए तीसरी बार सिविल जज के एग्जाम में बैठती है। तो दोस्तों उसका एग्जाम वो पास कर लेती है और कुछ ही महीनों बाद सिविल जज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों जिस दिन प्रिया का सिलेक्शन सिविल जज में हुआ था, उस दिन प्रिया बहुत ज्यादा रोई थी अपने पुराने दिनों को याद करके, क्योंकि दोस्तों उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही मुश्किलों का सामना किया था। शायद उसने अपनी जिंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसको इतने सारे मुश्किल के दौर के सामना करना पड़ेगा। शायद आप लोग इस कहानी के माध्यम से दोस्तों नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस इंसान के ऊपर बीतती है ना, वही इस चीज को अच्छे से समझ सकता है, इस दर्द को। दोस्तों प्रिया जब जज बन जाती है तो उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि उसकी कमल से शादी नहीं हुई। दोस्तों जल्द ही ये प्रिया के गांव और आसपास में फैल जाती है कि प्रिया अब एक सिविल जज बन चुकी है। दोस्तों ये बात कमल के घर वालों को भी पता चल जाती है कि प्रिया अब सिविल जज बन गई है, जिस वजह से कमल के घर वाले बहुत ज्यादा पछताते हैं। दोस्तों कमल को जब ये बात पता चलती है कि प्रिया अब सिविल जज बन चुकी है, तो वे भी बहुत ज्यादा हैरान परेशान होता है और वे मन ही मन सोचने लगता है कि शायद हमको उस दिन प्रिया से शादी कर लेनी चाहिए थी। हमने क्या सिर्फ एक छोटी सी गाड़ी के पीछे इतना कुछ हंगामा काट दिया। लेकिन दोस्तों प्रिया सिविल जज बन जाती है तो उसकी पोस्टिंग कई जगह पे होती है, कभी यहाँ पर कभी वहां पर पोस्टिंग होती रहती है। लेकिन 2-3 सालों बाद जब प्रिया की पोस्टिंग बिहार के गया जिले में होती है, तो दोस्तों वहां पर वे अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर देती है। जज की सेवाएं दे रही थी तभी दोस्तों कोर्ट में एक 50 साल की बूढ़ी औरत आती है और प्रिया से कहती है कि अपने वकीलों के द्वारा कि जज साहब हमारी जमीन हमारे पड़ोसी लोगों ने कब्जा कर लिया है और मेरे पास मेरे जमीन के सारे कागज भी हैं। लेकिन जब मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि हमारी जमीन पर कोई खेती वगैरह मत करो, कुछ भी मत करो, तो वो लोग मुझे बहुत ज्यादा मारते हैं, मुझे डराते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं। जज साहब वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, मैं चाहकर भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, उनका कुछ नहीं कर पाते। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं, आप ही मुझे इंसाफ दिलाइए। तो प्रिया उस औरत की जमीन के कागज वगैरह चेक करती है तो पाती है कि सब कुछ ठीक था। जितनी भी जमीनें थी वे सारी जो जमीन थी उस औरत के नाम पे ही दर्ज थी, लेकिन जबरदस्ती उन लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। प्रिया अपने कुछ अधिकारियों से बातचीत करती है और उन लोगों के पास जो लोगों की जमीन कब्जे किए हुए थे उनके पास नोटिस भिजवा देती है और कुछ समय के बाद वो लोग कोर्ट में पेश किए जाते हैं। दोस्तों जब प्रिया उन लोगों को कोर्ट में देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उस औरत की जमीन जिन लोगों ने कब्जा की थी वो लोग कोई और नहीं थे बल्कि वही कमल था और कमल के पापा थे। और ये सब देखकर प्रिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, मानो उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। दोस्तों कमल के पापा प्रिया को पहचान जाते हैं और प्रिया से कहते हैं कि जज साहिबा हमारी जमीन है, हम लोग 20 साल से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन ये औरत हमारे बगल में रहती है और ये हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। प्रिया जब ये सुनती है तो वो कुछ देर सोचती है और फिर कमल के पापा से कहती है कि आप लोग प्लीज चुप रहिए, अच्छी तरीके से जानती हूँ आप लोगों के बारे में कि आप लोग किस तरह के इंसान हैं और आप लोग किसके साथ कैसी हरकतें करते हैं। उसके बाद कोर्ट के अंदर ही लेखपाल को बुलाया जाता है और जितने भी जमीन के कागज वगैरह थे सब कुछ निकलवाए जाते हैं। तो जो लेखपाल साहब थे वो कहते हैं कि जो सारी जमीन है वो उस औरत के नाम पर है और जबरदस्ती इन लोगों ने उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। प्रिया ये सब देखकर कमल के पापा के ऊपर और गोलू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी लगा देती है और कहती है कि ये 50 साल की जो बूढ़ी औरत है पिछले 6 महीने से कोर्ट के चक्कर काट रही थी, तो उसका जितना भी खर्च हुआ है वो सारा पाई पाई पैसा अब तुम लोगों को देना पड़ेगा और मैं इस केस को अभी बंद नहीं करूंगी।
तुम लोग जमीन जितने भी कब्जाएं हो सारी की सारी जमीन तुमसे वापस ली जाएगी। और 6 महीने के अंदर अगर तुम लोगों ने इसको परेशान किया या कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भिजवाऊंगी और पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, कमल के पापा हाथ जोड़कर प्रिया के सामने माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जज साहब, वो जमीन हमारी लाखों रुपए की है, वो हमारी जमीन है, प्लीज हम लोगों के साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन दोस्तों, प्रिया उन लोगों की बातों को नहीं सुनती है और अपना फैसला सुना देती है और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, कमल और कमल के पापा यहीं पर हार नहीं मानते। अगले दिन जैसे ही होता है वो लोग प्रिया के घर पहुंच जाते हैं और प्रिया से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके वो जमीन हमें दिलवा दो, तुम्हें इसके बदले जितने पैसे चाहिए हमसे ले लो। लेकिन दोस्तों, प्रिया उन लोगों को अपने घर से धक्के मार के भगा देती है और कहती है कि आज के बाद दोबारा कभी मेरे घर पे दिख मत जाना। दोस्तों, प्रिया ने अपना बदला कमल से और उसके पापा से ले लेती है। दोस्तों, जब ये बात प्रिया के पापा को पता चलती है कि कमल और उसके पापा कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने बूढ़ी औरत की जमीन कब्जाई थी, तो ये सारी बातें सुनकर प्रिया के पापा जो थे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनको लग रहा था कि शायद अच्छा हुआ कि प्रिया की शादी कमल से नहीं हुई। क्या पता कि शादी अगर हो जाती तो वो हमारी बेटी की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर देते। दोस्तों, आप लोग प्रिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कमल के बारे में और उसके पापा के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।